हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2025 में रिलीज हुई साई-फाई हॉरर मूवी मार्शमैलो का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं डैनियल डेल परगेटेरियो। ये मूवी जैसी नजर आ रही है असल में वैसी है नहीं, तो एंड तक बने रहना क्योंकि ये सबको सरप्राइज जरूर करेगी। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम मॉर्गन नाम के बच्चे को देखते हैं जिसे एक बुरा सपना आ रहा था। सपने में उसे दिख रहा है जैसे उसके चारों तरफ पानी भर रहा है और पानी उसके पेट को फाड़ के बाहर निकलने लगा है। ऐसे नाइटमेयर्स मॉर्गन को आते रहते हैं, स्पेशली जब वो कुछ मीठा खा लेता है तब। और ये नाइटमेयर्स आने तब से शुरू हुए थे जब एक दिन वो अपने पुराने घर के पीछे वाले पूल में गिरकर डूब गया था। उस दिन उसे लगा था कि वो मर गया समझो, और एंड टाइम पे उसके ग्रैंडपा रॉय ने उसे खींचकर पूल से बाहर निकाल लिया था। बस उसी दिन से मॉर्गन को पानी से डर लगता है और नाइटमेयर्स भी पानी के ही आते हैं। मॉर्गन एक सीधा साधा शरीफ बच्चा है जिसका कोई दोस्त नहीं है। दोस्त बनाने की कोशिश करता है तो दूसरे बच्चे उसका मजाक बनाते हैं। जैसे अभी वो नए एरिया में शिफ्ट हुआ है तो उसके घर के सामने 3 लड़के खेल रहे थे और वो काफी देर से उन्हें हंसते खेलते हुए देख रहा था। बड़ी हिम्मत जुटाकर वो उनके पास गया और बोला कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। तो बदले में वो तीनों लड़के उसकी बेइज्जती करके वहां से चले गए और ये सब उसके ग्रैंडपा भी देख रहे थे। उसे कैसे ट्रीट किया जाता है ये बातें वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताता, लेकिन उसके पेरेंट्स जानते हैं कि वो काफी अकेला फील करता है। इसलिए इस बार गर्मी की छुट्टियों में उसके पेरेंट्स उसे समर कैंप भेज रहे हैं जहाँ पे वो जाना नहीं चाहता। फिर भी उसे डर है कि वहाँ भी उसके साथ यही बर्ताव होगा, बल्कि वहाँ तो और ज्यादा बच्चे होंगे ऐसा करने वाले। तब उसके ग्रैंडपा उसे समझाते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए, वहाँ से तुम दोस्त बनाकर लौटोगे। उसका हौसला बढ़ाने के लिए ग्रैंडपा ने उसे अपना स्विस नाइफ दे दिया जो उनके डैड ने उन्हें दिया था जब वो पहली बार समर कैंप गए थे। उस नाइफ को हाथ में पकड़ते ही मॉर्गन के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस भर गया कि ये मुझे बच्चा नहीं समझ रहे, आदमी समझ रहे हैं। उसे चेयर अप करके ग्रैंडपा उठे ही थे कि तभी अचानक उनकी छाती में तेज दर्द होने लगा और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता ग्रैंडपा ने उनके सामने ही दम तोड़ दिया। इससे मॉर्गन की लाइफ में एकदम से ही बहुत बड़ा खालीपन आ गया क्योंकि उसका इकलौता सपोर्ट भी अब नहीं रहा। अब उसे कौन बचाने आएगा। मॉर्गन के पास उनकी आखिरी निशानी बची वो स्विस नाइफ। मॉर्गन को इतना गहरा सदमा लगा था, इसके बावजूद भी उसके पेरेंट्स उसे समर कैंप भेज रहे थे। उधर समर कैंप में बच्चों के आने की तैयारियां चल रही थी। वहां पे काउंसलर्स हैं रेचल, फ्रैंकलिन, एवरी, काजवार और काजवार की गर्लफ्रेंड लॉरी और उनका इंचार्ज है कॉलिंस। जल्दी बच्चे आने लग गए और मॉर्गन के पेरेंट्स भी उसे छोड़ गए। बाकी बच्चे तो काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन मॉर्गन अब भी सैड था। उसके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं थी बल्कि डर था, क्योंकि उसके कैबिन में उसके साथ रहने वाला है सीजे, पूरे कैंप का सबसे बड़ा बुली जो मॉर्गन के साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करता। मॉर्गन पहले भी एक बार उससे मिला है क्योंकि वो मॉर्गन के डैड की को-वर्कर का बेटा है। कैंप के अंदर एंटर करने से पहले सभी बच्चों को एक आई कार्ड दिया जा रहा था जिसपे बच्चों को खुद अपना नाम लिखना था, लेकिन मॉर्गन के कार्ड पे उसकी माँ ने नाम लिखा और रेचल कुछ नहीं बोल पाई। मॉर्गन की माँ उसे कैबिन तक छोड़ना चाह रही थी, लेकिन ऐसा वहां पे अलाउड नहीं था। पेरेंट्स कैंप के अंदर नहीं जा सकते, इसलिए उसे प्यार दिखाकर उसकी मॉम भी बाहर से ही चली गई। फिर सभी बच्चों को लेक के पास जमा किया गया इंट्रोडक्शन के लिए। वहां पे डर्क नाम का बच्चा आराम से पॉजिटिव एफर्मेशन सुन रहा था, पर काजवार ने उसका तामझाम छीन लिया क्योंकि कैंप के अंदर कोई भी डिवाइस अलाउड नहीं है। और उसके आई कार्ड पे उसने जो अपना नाम लिखा हुआ था उसे डर्क के बजाय काजवार ने डॉइंक पढ़ लिया, इसलिए उसका नाम डॉइंक रख दिया। वहीं पे मॉर्गन भी सहमा हुआ खड़ा था। तभी उसके पास पीलार नाम की लड़की आई और अपना नाम नूम बताकर चली गई। थी वो बच्ची ही, लेकिन बर्ताव ऐसा कर रही थी जैसे टीनेजर हो। अब कॉलिंस ने सभी बच्चों को कैंप के रूल्स वगैरह समझा दिए और इसी बीच मॉर्गन की जान पहचान डर्क से हो गई। इसके बाद बारी आई बच्चों का स्विम टेस्ट लेने की, क्योंकि पूरे महीने में कई सारी वाटर एक्टिविटीज होंगी जिनके लिए पहले से ही स्विम टेस्ट लेना जरूरी है। लेकिन पानी का नाम सुनते ही मॉर्गन घबराने लगा। उसे जान का खतरा लग रहा था, इसलिए हिम्मत करके उसने बोल दिया कि मुझे पानी में नहीं जाना, मैं स्विम नहीं करता। काउंसलर्स ने उसे समझाया कि ऐसा करके बाद में तुम पछताओगे, क्योंकि बाकी सब एंजॉय करेंगे और तुम्हें बैठ के उन्हें देखना पड़ेगा। पर मॉर्गन एकदम श्योर था। आज से पहले भी वो बस साइड में बैठकर सबको देखता ही आया है, 1 महीना यहाँ भी सही। इसके लिए सीजे उसका मजाक बना रहा था, पर जब वो साइड में जाने लगा तो सीजे ने अपनी टांग अड़ाकर उसे गिरा दिया, जिससे सभी बच्चों के आगे उसका मजाक बन के रह गया। पूरा कैंप उसके ऊपर हंस रहा था और वो सहमा हुआ बस सबके चेहरों को देख रहा था, क्योंकि इस बार उसे उठाने के लिए ग्रैंडपा नहीं आने वाले। पर ग्रैंडपा की जगह आ गया कॉलिंस, जो सीजे को अपने साथ ऑफिस में ले गया। कॉलिंस ने उसे बड़ी सख्ताई से समझाया, लेकिन उसे 0 फर्क पड़ रहा था, इसलिए कॉलिंस ने माथा मारने के बजाय 1 मिनट के अंदर ही उसे वापस भेज दिया। उधर मॉर्गन का थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस पूरी तरह चकनाचूर हो ही चुका था।
रात में सभी बच्चे कैंप फायर के पास बैठकर अपनी अपनी हॉट चॉकलेट पीते हुए बातें मार रहे थे, लेकिन मॉर्गन अकेला ही बैठा था, नजरें नीची करके। जैसे ही उसने नजरें उठाई तो देखा कि पीछे से कोई उसे घूर रहा था। वो ध्यान से देख पाता उससे पहले डक उसके पास आ गया, जिसके आने से उसकी सारी हॉट चॉकलेट नीचे गिर गई। इससे भी गया। डक अपने कैबिन मेट्स राज और सैम को साथ लेकर आया था मॉर्गन से दोस्ती करवाने के लिए, और वो दोनों भी डक की तरह बहुत फ्रेंडली बच्चे थे, तो एक ही झटके में दोनों ने मॉर्गन से दोस्ती कर ली। रेचल उस कैंप के बारे में एक डरावनी कहानी सुनाने लगी। कैंप से पहले इस जगह पर कई सारे कैबिन्स हुआ करते थे, जिनमें से एक कैबिन में एक डॉक्टर अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। दिन में वो डॉक्टर सर्जरीज करके लोगों की जान बचाता, लेकिन रात में अपने बेसमेंट में वो सर्जरी करके घिनौने एक्सपेरिमेंट्स किया करता। अलग अलग लोगों के बॉडी पार्ट्स को आपस में जोड़ा करता, किसी का हाथ किसी दूसरे के ऊपर जोड़ दिया, किसी का पैर जोड़ दिया। ऐसे वो इंसानों की जान लेकर मॉन्स्टर्स बनाया करता था। एक रात उसकी वाइफ ने उसका पीछा किया तो वाइफ के सामने उसकी सच्चाई आ गई। पूरा बेसमेंट इंसानी अंगों से भरा पड़ा था, जिन्हें देखकर वाइफ अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर उससे दूर जाने लगी। पर डॉक्टर ने उन्हें पकड़कर तीनों को एक साथ सिल दिया ताकि उसकी फैमिली कभी अलग ना हो पाए। बाद में कैबिन्स गिरा दिए गए और ये कैंप बन गया, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि आज भी वो डॉक्टर अपनी फैमिली की तलाश में रात के टाइम इस जंगल में भटकता है, और अगर कोई बच्चा उसे रात में घूमता हुआ मिल जाए तो उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। ये थी स्टोरी, जिसके बिल्डअप के बाद काजवार ने सभी बच्चों को डरा दिया। ज्यादातर बच्चे तो इस कहानी पे हंसे, जैसे कि पीलार का ग्रुप, लेकिन मॉर्गन के ग्रुप के पसीने छूट गए थे। मॉर्गन अकेला अपने कैबिन तक जा रहा था तो उसे कंपनी देने पीलार उसके पास आ गई, जो उसे कैबिन तक छोड़ के गई, जबकि पीलार का कैबिन कैंप की दूसरी साइड पर है। फिर रात में जब मॉर्गन वॉशरूम में बैठा हुआ था तब उसे फिर से पानी भरता हुआ दिखाई देने लगा, और इस बार तो कोई सपना भी नहीं है। ये सब उसे जागते हुए दिख रहा था, पर कुछ ही देर में सब कुछ नॉर्मल हो गया। वो अपने कैबिन की तरफ जाने लगा, तभी उसने देखा कि उसके कैबिन में से वही कहानी वाला डॉक्टर निकला, जिसे देखकर वो भागा और सीधा पहुंचा काउंसलर के पास। काउंसलर्स ने उसे कोको मिल्क देकर थोड़ा शांत किया और बताया कि वो तो बस एक बेकार सी कहानी थी, उसे सच मत समझो, कोई डॉक्टर नहीं है। मॉर्गन को तसल्ली दिलाने के लिए फ्रैंकलिन खुद उसे कैबिन तक छोड़ने गया, और मॉर्गन ने जाकर देखा कि कैबिन में कोई भी नहीं था, बल्कि सीजे भी आराम से सो रहा था। मॉर्गन को लगा कि शायद उसका वहम होगा, जैसे पानी वाला वहम हो रहा था थोड़ी देर पहले। शायद उसने कहानी के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया। अगली सुबह मॉर्गन पीलार के पास पहुंच गया, लेकिन पीलार को अपने ग्रुप के साथ कहीं पर जाना था, इसलिए वो चली गई, पर जाते जाते मॉर्गन को 3 टॉफीज दे गई। रात में सीजे कुछ परेशान सा होकर अपने सामान में कुछ ढूंढ रहा था। ये देखकर मॉर्गन ने उससे बात करनी चाहिए, जिसके बदले में वो मॉर्गन को धक्का देकर फिर से गिराकर चलता बना। इसके बाद मॉर्गन कैबिन से बाहर निकला ही नहीं। बच्चे बाहर खेल रहे थे और वो अंदर बेड पे लेटा हुआ था। उसका हाल चाल पूछने फ्रैंकलिन उसके पास आता है तो मॉर्गन उसे कह देता है कि क्या मेरा रूम चेंज कर सकते हो, मुझे सीजे के साथ नहीं रहना। पर फ्रैंकलिन उसे कहता है कि हम बच्चों के ऊपर गिव अप नहीं करते, अगर सीजे बिगड़ैल है तो इस वजह से हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। मॉर्गन को थोड़ा मोटिवेट करके फ्रैंकलिन चला जाता है। फिर अगली सुबह मॉर्गन अपने दोस्तों को सीजे के बारे में ही बता रहा था कि तभी सीजे खुद उसके पास आ गया। वो मॉर्गन को अकेले में ले गया, जिससे मॉर्गन को ऐसा लगा कि शायद वो अपने किए पर शर्मिंदा है, इसलिए माफी मांगना चाहता है। लेकिन सीजे के इरादे कुछ और थे। उसने मॉर्गन को लेक में धक्का देकर उसका नाइटमेयर सच कर दिया। पानी में गिरते ही मॉर्गन डूबने लगा था, और इस बार तो उसे बाहर निकालने के लिए ग्रैंडपा भी नहीं आने वाले थे। उसने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन आखिर में वो बेजान हो गया। बाहर राज ने आकर सीजे का सामना किया तो सीजे उसे गिराकर उसके मुंह पे मुक्के बरसाने लगा। राज का मुंह पूरा खून से भर चुका था, फिर भी सीजे रुक नहीं रहा था, बस मारे जा रहा था। काजवार ने आकर मॉर्गन को बाहर भी निकाल लिया। बाकी काउंसलर्स भी आ गए, बच्चे भी वहां पे जमा हो गए, पर सीजे रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर में कॉलिंस को खुद आकर उसे पकड़ना पड़ा, वरना वो तो राज को जान से मार देता, और मॉर्गन को भी। अगर काजवार सही टाइम पे उसे CPR देकर वापस होश में ना लाता तो। माँ बाप ने अपने बच्चे यहाँ पे मरने के लिए तो नहीं भेजे थे। सीजे क्लियरली सबके लिए खतरा है, जिसे अब तक कोई सीरियस नहीं ले रहा था, पर अब हालात थोड़े बदल चुके हैं। अपने नाइटमेयर को जीकर मॉर्गन के आंसू नहीं रुक रहे थे। एक बार पहले भी वो ऐसे ही मरते मरते बचा था, और आज फिर एक बार बचा है। वो बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुका था, इसलिए कैबिन से बाहर ही नहीं निकल रहा था। तब उसके दोस्त उसके पास आए उसे बाहर ले जाने के लिए, ताकि वो उनके साथ खेले और सब कुछ भुला दे, जैसे राज ने भुला दिया। मॉर्गन भी उनके साथ जाने लगा था कि तभी वहां पे कॉलिंस आ गया मॉर्गन के लिए कोको मिल्क लेकर। उसने मॉर्गन को समझाया कि हम सीजे को ठीक करेंगे, तुम चिंता मत करो।
रात में मॉर्गन को फिर वही पानी वाला नाइटमेयर आया, क्योंकि कोको मिल्क तो उसने पिया नहीं था, वो पीलार की दी हुई टॉफीज खाकर सो गया था। और जैसा कि हम जानते हैं मीठा खाने पर इसे नाइटमेयर्स आते हैं। आंख खुलने पर मॉर्गन ने देखा कि सीजे तो अपने बेड पर है ही नहीं और बाहर उसे एक बिल्डिंग में से लाइट्स फ्लिकर होती हुई दिखाई दी। मॉर्गन उठकर चेक करने निकल गया। इससे पता चलता है कि मॉर्गन डरपोक नहीं है, वो बस लोगों के बिहेवियर से डरता है। उस बिल्डिंग में गया तो अंदर से कुछ मशीन्स चलने की आवाज आ रही थी। जैसे ही वो अंदर गया उसे मिला डॉक्टर, जिसने सीजे को चीर फाड़ के लेटा रखा था। वो डॉक्टर मॉर्गन के पीछे पड़ गया। तब मॉर्गन ने देखा कि वहां पे और भी बच्चों को लेटा रखा है और वो बच्चे होश में नहीं है। डॉक्टर मॉर्गन को भी पकड़ना चाह रहा था, लेकिन मॉर्गन अपने ग्रैंडपा वाला चाकू उसके पैर में घुसाकर भाग निकला। तो डॉक्टर भी एक टेजर उठाकर उसके पीछे लग गया। मॉर्गन सीधा अपने दोस्तों के पास पहुंचा और उसने सारी बात उन तीनों को बता दी, लेकिन वो उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहे थे कि तभी डॉक्टर खुद वहां पहुंच गया। उसने टेजर मार के राज को गिरा दिया तो बाकी तीनों उससे बचते हुए बाहर की तरफ भाग निकले। वो चिल्लाते हुए भाग रहे थे, जिस वजह से कैंप काउंसलर्स भी अलर्ट हो गए और डॉक्टर अब रास्ते में आने वाले हर एक बच्चे को टेजर से बेहोश करता हुआ चल रहा था। कुछ ही देर में कैंप के अंदर पैनिक फैल गया तो रेचल सभी बच्चों को हॉल के अंदर जमा करने लगी, लेकिन मॉर्गन हॉल में नहीं गया क्योंकि उसे किसी के ऊपर भरोसा नहीं था। उसे बस कैसे भी करके पीलार को बचाना था, जिसके लिए उसे कैंप के एकदम आखिर में जाना पड़ेगा और वो इसके लिए तैयार है। हालांकि डॉक्टर इसके लिए तैयार नहीं है। उसने आकर सैम को दबोच लिया तो मॉर्गन और डर्क किसी तरह उसे फ्री कराकर भागे और सीधा जाके रुके पीलार के कैबिन के बाहर। मॉर्गन ने पीलार को बताया कि डॉक्टर रियल है, कहानी सच्ची है, लेकिन पीलार की दोस्त कैरोलाइन उनकी बात को बकवास समझ रही थी। तभी डॉक्टर आया और उन सब के सामने उसने एक लड़की को टेजर से बेहोश कर दिया। तब कहीं जाकर कैरोलाइन को यकीन हुआ और वो सब जल्दी से भाग निकले। फ्रैंकलिन ने बीच में आकर डॉक्टर को रोकने की कोशिश की, पर डॉक्टर उसे भी बिछाकर आगे बढ़ गया। इतने में मॉर्गन की गैंग एक शेड में जाकर छुप चुकी थी और वो सब डिसाइड कर रहे थे कि अब आगे क्या करना चाहिए। उनके सामने दो ही रास्ते थे, या तो बाकी बच्चों की तरह हॉल में चले जाएं या फिर शेड में रखी बोट निकालें और लेक से होते हुए कैंप से दूर निकल जाएं। पर सवाल ये था कि कैंप से दूर जाकर भी तो जंगल में भटकना पड़ेगा, सेफ तो तब भी नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मॉर्गन पानी में नहीं जा सकता। पीलार ने उससे पूछ ही लिया कि तुम पानी से डरते क्यों हो। तब उसने पूरी बात उन सबको बता दी कि मैं डूब के मरने से बचा था, इसलिए पानी से डरता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सब नहीं जा सकते। तुम बोट लेकर चले जाओ, मेरी चिंता मत करो। पर उसके दोस्त उसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे। वो सब दिमाग लड़ा रहे थे कि तभी वहां पे काजवार आ गया बैट लेकर। तो उसके आते ही सभी छुप गए, लेकिन सैम बाहर निकल आया काजवार के साथ हॉल में जाने के लिए। काजवार उसे सेफली वहां से ले जा रहा था कि तभी सामने डॉक्टर आ गया और डॉक्टर के आते ही काजवार ने सैम को डॉक्टर के हवाले कर दिया। यानी काजवार भी डॉक्टर के साथ मिला हुआ है। सबने देख लिया कि मॉर्गन की बात सही थी, किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। काजवार बाकी बच्चों को भी निकालने जा रहा था, तभी बच्चे उसके मुंह पे बोर्ड गिराकर वहां से भाग निकले। काजवार उनके पीछे लग गया और डॉक्टर सैम को घसीटकर अपने साथ ले गया, पर कैरोलाइन वहीं पे छुपी हुई थी। सबके जाने के बाद रास्ता साफ देखकर वो अलग भाग निकली, पर जंगल में भागते भागते एक टहनी उसके पैर में घुस गई। बड़ी मुश्किल से टहनी को निकालकर वो आगे बढ़ी और ऐसे रोड तक जा पहुंची जहां पर किस्मत से उसके सामने एक पुलिस कार आ गई। कैरोलाइन ने ऑफिसर को सारी बात बताई तो उसे कार में बैठाकर ऑफिसर निकल गई कैंप की तरफ। इस बीच रेचल हॉल में जमा सभी बच्चों को तसल्ली दे रही थी कि सब कुछ ठीक है, हम सब सेफ हैं। कि तभी डॉक्टर आया और एक एक करके उसने सभी को टेजर मार के बेहोश कर डाला। इधर मॉर्गन, डर्क और पीलार भी जान बचाकर भाग रहे थे तो रास्ते में उन्हें बच्चे ही बच्चे दिखाई दे रहे थे, हर जगह बेहोश पड़े हुए। वो तो अच्छा हुआ कि आगे उन्हें फ्रैंकलिन मिल गया। फ्रैंकलिन ने उन्हें कॉलिंस के ऑफिस का सिक्योरिटी कोड बताकर भेज दिया और बोला कि ऑफिस में फोन है। वो तीनों ऑफिस में पहुंच गए, लेकिन फोन काम ही नहीं कर रहा था। उस पे बस एक मैसेज रिपीट हो रहा था कि टीम मेंबर्स को अपनी लोकेशन पे डिप्लॉय कर दो। वहीं टेबल पे मॉर्गन को सीजे की फाइल मिल गई, जिसमें उसकी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स लिखी हुई थी कि वो एग्रेसिव है और बाकियों के लिए खतरा है, पर साथ ही में लिखा हुआ था प्रॉब्लम कंटेंट। मॉर्गन को ये बात को समझ नहीं आई। उधर रेचल, काजवार और फ्रैंकलिन साथ में थे कि तभी उनके पास डॉक्टर पहुंच गया और यहाँ पे हमें पता चला कि डॉक्टर है उनका साथी एवरी, यानी ये सब मिले हुए हैं, फ्रैंकलिन भी। कुछ देर के लिए फ्रैंकलिन अपने रास्ते से भटक गया था, पर रेचल के पूछने पर उसने बता दिया कि बच्चे ऑफिस में हैं। काजवार उन्हें लेने पहुंचा तो डर्क ने मॉर्गन और पीलार को छुपा दिया और खुद वो दरवाजे पर ही खड़ा रहा काजवार को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि उसने इसका नाम बिगाड़ा था ना। डर्क ने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया था, इसलिए काजवार उसे तोड़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो भाग कर आया डर्क ने दरवाजा खोल दिया और वो जाके गिरा दूर। इसके बाद उसके मुंह पे मार के उसे चैन से लेटा दिया, पर तभी रेचल ने डर्क को बेहोश कर डाला और उसी वक्त
वहाँ पे आ गई पुलिस ऑफिसर, जिसने कैरोलाइन को भी रेचल के हवाले कर दिया। यानी पुलिस भी इस रैकेट का हिस्सा है। अब बस 2 बच्चे पकड़ने रह गए हैं, इसलिए रेचल ने रेडियो पर एक मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, जिसके बाद वहाँ पे कई सारी वैन्स आके खड़ी हो गई, जिनके अंदर से एक बड़ी सी टीम निकली। इस बीच हमने ये भी देख लिया कि डॉक्टर एक से ज्यादा हैं, एक तो एवरी है और दूसरी है लॉरी। इधर मॉर्गन और पीलार ने देखा कि ऑफिस में हर एक बच्चे की फाइल रखी है। सीजे की फाइल में डेट ऑफ बर्थ मेंशन थी, पर मॉर्गन को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि डेट ऑफ बर्थ के साथ डेट ऑफ डेथ भी मेंशन थी। साथ में सीजे की फोटो भी लगी हुई थी, जिसमें वो डेड दिख रहा था। ये सब मॉर्गन को अजीब लगा, तो उसने अपनी फाइल देखी, जिसे देखते ही उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। ये मूवी वो नहीं है जो हम इसे समझ रहे थे। 2 डॉक्टर तो हमने देख लिए, पर उन दोनों में से मेन डॉक्टर कोई भी नहीं है। जो डॉक्टर सीजे की सर्जरी कर रहा था वो है कॉलिंस। डेली ये बच्चों को कोको मिल्क पिलाते हैं कुछ मिलाकर, ताकि वो गहरी नींद सोते रहें और रात में जागे ना, क्योंकि रात में कॉलिंस बच्चों के ऊपर सर्जरी करता है। लेकिन आज रात मॉर्गन ने वो मिल्क पिया नहीं था, जिस वजह से बात यहाँ तक पहुंच गई, इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। इसी वजह से वो सब आपस में बहस रहे थे कि तभी वहां पर मॉर्गन और पीलार पहुंच गए हाथों में टेजर्स लेकर, और आते ही उन्होंने सीधा मुद्दे की बात पूछी, क्योंकि फाइल्स पढ़ के उन्हें लगभग सब कुछ पता चल चुका था। उन्होंने पूछा क्या हम मर चुके हैं, तो कॉलिंस ने बताया कि तुम मरे नहीं हो, क्योंकि तुम कभी पैदा ही नहीं हुए थे। बाकी सब तो वहां से चले गए और फ्रैंकलिन ने आराम से बैठकर उन दोनों को पूरा मैटर समझाया। असल में ये बच्चे है ही नहीं, यानी कि ये सब इंसान ही नहीं है, ये हार्ड मास वाले रोबोट्स हैं। जैसे कि मॉर्गन तो पिछले साल मर गया था पूल में डूबकर, ग्रैंडपा उसे नहीं बचा पाए थे। जिस मॉर्गन को हम देख रहे हैं ये असली मॉर्गन की एक कॉपी है। ऐसे जितने भी बच्चे इस कैंप के अंदर हैं वो सब कॉपीज हैं, असली बच्चे सब मर चुके हैं। ये काइंड ऑफ रोबोट्स बनाए गए हैं इनके माँ बाप की बेरंग हुई जिंदगी को फिर से खुशहाल करने के लिए। ये काम कॉलिंस ने शुरू किया था जब 2009 में उसका बच्चा मर गया था। उसने अपने बच्चे की एक रेप्लिका तैयार की, ये सोचकर कि अगर मेरा बच्चा जिंदा होता तो अब तक कैसा होता और कैसे कैसे वो ग्रो करता। इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके उसने कई सारे पेरेंट्स को उनके बच्चे वापस किए हैं, और ये जितने भी रोबोट बच्चे हैं इनके पेरेंट्स इन्हें हर साल समर कैंप में भेजते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके अंदर एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। अब क्योंकि ये रोबोट्स हैं इसलिए ग्रो तो कर नहीं सकते, इंसानों की तरह ये खाते पीते हैं, सोते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इंसानों की तरह ग्रो नहीं कर सकते। इसलिए हर साल समर कैंप में इनके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस किए जाते हैं, जिससे ऐसा लगे कि ये साल दर साल ग्रो कर रहे हैं, जैसे कोई नॉर्मल बच्चा करता। जैसे कि इनकी हाइट बढ़ा दी जाती है 2-3 इंच, या हाथ पैर पे बाल उगा दिए जाते हैं। ऐसे चेंजेस हर साल किए जाते हैं। समर कैंप्स में इनकी ग्रोथ होती है, और ऐसे समर कैंप्स बहुत सारे हैं। अडल्ट होने तक हर साल समर कैंप में आना पड़ता है, या फिर कहूँ कि हर साल समर कैंप में आकर अडल्ट बनते हैं, फिर अडल्ट होने के बाद भी हर साल इनमें चेंजेस किए जाते हैं, कभी कॉलेज की ट्रिप के नाम पर तो कभी कुछ और। लेकिन ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है, और ये बात बाकी सबको पता रहती है सिवाय इन रोबोट्स के। इनके पेरेंट्स से लेकर पड़ोसी तक, टीचर से लेकर क्लासमेट्स तक, हर कोई ये बात जानता है कि ये सब रोबोट्स हैं, लेकिन कोई भी इस बात का जिक्र इनके सामने नहीं करता। ये बात जानने के बाद अगर आप इस मूवी को दोबारा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि असल में मूवी के अंदर चल क्या रहा था। जिन भी चीजों को हम हल्के में ले रहे थे वो बहुत ज्यादा मेन थी। मॉर्गन के पेरेंट्स नए एरिया में शिफ्ट इसलिए हुए थे क्योंकि पुराने एरिया में तो सबको पता ही था कि इनका बेटा मर गया था। कोई ये बात इस नए मॉर्गन के सामने ना बोल दे, इसलिए उन्होंने एरिया ही बदल लिया, लेकिन वहां पे भी इन्फॉर्म करना पड़ता है। ये भी एक पॉलिसी है। जिसके पास बच्चे की जगह रोबोट है उसकी पूरी रजिस्ट्रेशन की जाती है, यानी सरकार से लेकर पुलिस तक हर किसी को पता होता है कि हमारे एरिया में या शहर में कितने ऐसे रोबोट्स हैं और किन किन के घर में हैं। यही वजह है कि मॉर्गन का कोई दोस्त नहीं बना, कोई भी इसके साथ इसलिए नहीं खेलता क्योंकि सब इसे अपने से अलग समझते हैं। इसलिए ग्रैंडपा से कह रहे थे कि समर कैंप से तू दोस्त बनाकर लौटेगा, क्योंकि यहाँ पे सब इसी के जैसे हैं, ये भेदभाव नहीं करेंगे। बस एक सीजे ही सबसे अलग निकला क्योंकि उसके अंदर कोई डिफेक्ट आ गया था, जैसा कि हमने उसकी फाइल में पढ़ा, और उसी डिफेक्ट को कॉलिंस उस वक्त ठीक कर रहा था जब मॉर्गन वहां पे पहुंच गया था। ऐसा ही एक डिफेक्ट खुद मॉर्गन के अंदर है जो इसे नाइटमेयर्स आते हैं। वो बचपन को लेकर इसके अंदर कुछ मेमोरीज फीड की गई हैं जो ज्यादातर फेक है, और जो पूल में डूबने वाली मेमोरी है वो आधी रियल है और आधी फेक। जब ग्रैंडपा से बचा लेते हैं वो फेक मेमोरी है, और उसी में कभी कभार ग्लिच आ जाता है जिसके चलते इसे वो नाइटमेयर्स आते हैं। और वो ग्लिच ज्यादा ट्रिगर तब होती है जब ये कुछ मीठा खा लेता है। वो भी इसके सिस्टम में ही कुछ प्रॉब्लम है जो इसी महीने में फिक्स कर दी जाती, क्योंकि ये पहली बार समर कैंप में आया है। पिछले साल तक तो ये था ही नहीं इस दुनिया में, तो कहां से आता। ये है पूरा मैटर। कॉलिंस और ये सारे काउंसलर्स बुरे लोग नहीं हैं, बल्कि ये तो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, और ये सभी काउंसलर्स असल में प्रोग्रामर्स हैं। लेकिन इन्हें खुद अभी बहुत टाइम लग जाएगा सीखने में, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी नई है।
मॉर्गन वाला एरर तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन और भी बच्चों के अंदर हमने अलग अलग एरर्स देखे हैं। जैसे कि पीलार है तो बच्ची, लेकिन प्रोग्रामिंग उसकी टीनेजर वाली है, उसकी बातें बच्चों वाली है ही नहीं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सीजे राज के मुंह पे इतनी देर तक मुक्के बरसाता रहा, फिर भी उसके फेस पे कोई खास डैमेज नहीं आया और ना ही उतना खून निकला जितना निकलना चाहिए था, क्योंकि उतना खून इनके अंदर है ही नहीं और ना ही इन्हें उतना डैमेज पहुंच सकता है। जबकि अगर आप काजवार को देखोगे तो इतने से ही फेस ऑफ में उसके मुंह का बुरा हाल हो चुका है। एक और ध्यान देने वाली चीज ये है कि जब कैंप के अंदर एंट्री होती है तो बच्चों से खुद उनका नाम आई कार्ड पे लिखवाया जाता है, पर जैसा कि हमें डर्क के आई कार्ड से पता चला, इन बच्चों को अपना नाम लिखने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो इनका नाम है ही नहीं, बल्कि इनका तो कोई नाम ही नहीं है। इसलिए मॉर्गन की माँ ने खुद उसका नाम लिखा था ताकि मॉर्गन कंफ्यूज ना हो जाए। ये भी एक छोटी सी कमी है इनकी प्रोग्रामिंग में। और जब कॉलिंस मॉर्गन के लिए कोको मिल्क लेकर आया था तो उसने बोला था कि हम सीजे को ठीक कर देंगे। लिटरली वो सीजे को ठीक ही कर रहा था रात में। और मॉर्गन के पेरेंट्स को इस टेक्नोलॉजी के बारे में सीजे की माँ ने ही सजेस्ट किया होगा, जो मॉर्गन के डैड की कोवर्कर है, क्योंकि वो कई सालों से इसका यूज कर रही है। सीजे इसी समर कैंप में बच्चे से बड़ा हुआ है। इन सब चीजों के अलावा भी अगर आप इस मूवी को दोबारा देखोगे तो ये आपको एक अलग नजरिया देगी। स्लैशर समझ के हम जिन भी चीजों को नकार रहे थे वही सारी चीजें इसमें मेन थी। खैर अब पीलार फ्रैंकलिन से पूछती है कि तुम ये सब हमें क्यों बता रहे हो, क्योंकि बाहर जो टीम आई है वो सारे बच्चों की पिछले 24 घंटे की मेमोरी इरेज कर देगी ताकि इन्हें कुछ भी याद ना रहे। तो ये सारी बात जो फ्रैंकलिन ने इन दोनों को बताई है ये इन्हें याद ही नहीं रहेगी। ये किसी नॉर्मल बच्चे की तरह ही अपनी लाइफ जिएंगे अनजान रहकर। और बच्चे होने की सबसे अच्छी बात यही तो है, अगली सुबह उठो तुम फिर से बच्चे ही हो। पर फ्रैंकलिन क्योंकि अच्छे दिल का है इसलिए वो उन दोनों की मेमोरी इरेज नहीं करता, वो उन्हें सच के साथ जीने का मौका देता है। बाकी उनके ऊपर है। अगले दिन कैंप में सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, बच्चों को कुछ भी याद नहीं और सीजे भी एकदम फ्रेंडली बन चुका है। बस फर्क इतना है कि मॉर्गन और पीलार अब अनजान नहीं रहे और इस बात से बाकी सब अनजान है सिवाय फ्रैंकलिन के। बिना कुछ रीसेट किए मॉर्गन का पानी वाला डर भी जा चुका है। यानी ये रोबोट्स अगर चाहे तो अपने इमोशंस को ओवरराइड भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी मेमोरी इरेज ना करके शायद फ्रैंकलिन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे रोबोट्स के साथ इमोशनल बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि कॉलिंस के पास खबर आई है कि आसपास के सभी कैंप्स में ऐसे ढेरों फॉल्ट्स रिपोर्ट हो रहे हैं जैसा फॉल्ट सीजे के अंदर था, एग्रेसिव बिहेवियर वाला। और जो सीजे के अंदर दिख रहा था वो तो बस एक अर्ली साइन था, फॉल्ट उससे कहीं ज्यादा बड़ा है जिस वजह से हर एक कैंप में प्रॉब्लम आ रही है। ये रोबोट बच्चे अपने प्रोग्राम से हट रहे हैं और बड़ा ही अजीब बिहेवियर दिखा रहे हैं जो इंसानों के लिए घातक साबित हो सकता है। कॉलिंस अभी फोन सुन ही रहा था कि तभी खून से लथपथ पीलार उसके ऑफिस में आ गई हाथ में चाकू लेकर। उसके अंदर भी वही फॉल्ट आ चुका है और क्योंकि उसकी मेमोरी इरेज नहीं की गई इसलिए नफरत के चलते उसका सारा गुस्सा निकल रहा है काउंसलर्स के ऊपर। रेचल को वो जान से मार चुकी है और अगला अटैक उसने टेक्नोलॉजी बनाने वाले के ऊपर ही कर दिया। यानी अब इस फॉल्ट का इलाज नहीं हो पाएगा और आगे ये रोबोट्स क्या करेंगे उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। बस इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। बाप रे क्या मूवी थी। जैसी हम सोच के चल रहे थे वैसी जरा भी नहीं थी। एक के बाद एक ट्विस्ट आता गया और मूवी की टोन लगातार चेंज होती रही। एंड तक एकदम स्लैशर मूवी लगती है जिसमें एक डॉक्टर समर कैंप के अंदर कहर मचा रहा है। हमें लगा अब एक एक करके काउंसलर्स मरेंगे, लेकिन अचानक पता चला कि काउंसलर तो बुरे लोग हैं, ये तो खुद डॉक्टर के साथ मिले हुए हैं। फिर पता चला कि ये तो खुद डॉक्टर हैं, लेकिन एकदम आखिर में फिर से ट्विस्ट आया और पूरी फील पलट गई जब पता चला कि ये तो असल में अच्छे लोग हैं। लग रहा था कि हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी खत्म होगी, लेकिन फिर पता चला कि अभी तो कुछ देखा ही नहीं, असली मूवी तो शुरू हुई ही नहीं। फ्रैंकलिन अच्छे दिल का था इसलिए वो अपने ग्रुप से बगावत कर रहा था कि इन बच्चों को ऐसे शॉक देकर बेहोश मत करो, पर उसे ये बात समझनी चाहिए थी कि वो बच्चे है ही नहीं और ना ही उसका ग्रुप एविल है। वैसे टेजर लगने से वो बच्चे बेहोश इसलिए हो रहे थे क्योंकि शॉक लगने से उनका सिस्टम ओवरलोड हो रहा था। अब दया दिखाते हुए फ्रैंकलिन ने जो मॉर्गन और पीलार की मेमोरी इरेज नहीं की, इससे उसने अपने पूरे ग्रुप की जान तो खतरे में डाली ही, साथ ही उन दोनों के लिए भी बहुत गलत किया, क्योंकि अपने अंदर भार दबाकर वो कब तक जिएंगे, कब तक वो अपने पेरेंट्स को पेरेंट्स समझेंगे और कब तक वो बच्चों वाली हरकतें करेंगे, क्योंकि असल में बच्चे तो वो है नहीं और ये बात वो जान चुके हैं। इसका रिजल्ट एंड में बुरा ही निकलना था, पर वो रिजल्ट थोड़ी जल्दी आ गया। मूवी का ये जो प्लॉट है इसी की वजह से ये अभी बहुत ज्यादा चर्चा में थी। लोग देखने गए थे स्लैशर समझकर, लेकिन बाहर निकले थे अपने सर पकड़कर। पीलार के आधे मिनट के सीन ने मेगन का पूरा करियर तबाह कर दिया। ना तो पूरे रोबोट हैं ना ही पूरे इंसान हैं और रह रहे हैं इंसानों के बीच। बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर देने वाला प्लॉट है। और वैसे ये मूवी 2023 में शूट हो गई थी पर रिलीज हुई 2 साल बाद। अब आप बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी, कॉमेंट करके जरूर बताना। आपने क्या सोचा था ये मूवी कैसी होगी।
वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि यूट्यूब इस चैनल को भी थोड़ा अपग्रेड करे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे जैसा कि आप जानते ही हो। और गाइस जो हाइप वाले पॉइंट्स हैं वो सब आप अभी संभाल के रखो, उन्हें तरीके से यूज करना होगा वरना वो ऐसे ही वेस्ट होते रहेंगे। अब सिर्फ उसी वीडियो को हाइप करना जो पूरी डिटेल्ड आएगी बड़ी वाली वीडियो, उस पे सब एक साथ हाइप करना, तभी शायद कुछ बन पाएगा, वरना तब तक इन्हें सेव करके रखो। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।